मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली स्थित कुरूड़ पहुंचकर 3 दिवसीय नंदा देवी लोक जात मेले का किया शुभारंभ। नंदानगर चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की घोषणा की। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण भरारीसैंण में शुरू। 3 दिन के सत्र पर विपक्ष ने उठाए सवाल। और भारत बंद पर हुआ बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अनुपूरक बजट समेत 8 विधेयक बजट सत्र में किए जाएंगे पेश। भरारीसैंण में चल रहा है सत्र। और अब दाखिल हुई तमाम चीजों को खारिज का रिकॉर्ड देखना हुआ आसान। गैरसैंण में सत्र को लेकर हरीश रावत ने किया धरना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की, जहां पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर एवं रुद्रपुर के फुटेला अस्पताल की नर्स के साथ बलात्कार व हत्या और देश में बढ़ रही महिला हिंसा के खिलाफ विभिन्न मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन और सामाजिक संगठनों ने गांधी पार्क से भगत सिंह चौक तक श्रद्धांजलि रैली निकाली। समाज सेवी सुब्रत कुमार विश्वास ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ अभी तक एक भी बेटी को न्याय नहीं दे पाई है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की सीबीआई जांच की संस्तुति की। लेकिन इतने जन आक्रोश के बाद भी रुद्रपुर में नर्स के साथ घटित घटना पर प्रदेश की धामी सरकार मौन है। इससे सरकार के प्रति संदेह भी पैदा होता है और साथ ही बंगाल की तरह रुद्रपुर की घटना को भी स्वतः संज्ञान लेकर घटना को सीबीआई जांच कराकर उसकी निगरानी करने की मांग की। तो वहीं कैलाश रिवर बैंड मिनरल्स कंपनी के कर्मियों और ट्रक संचालकों के बीच हुए विवाद और मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते दून डंपर जन कल्याण समिति के बैनर तले ट्रक और डंपर संचालकों ने कंपनी पर तानाशाही और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि खनन विभाग के साथ ही कैलाश रिवर बैंड मिनरल्स कंपनी को प्रदेश सरकार ने उप खनिज सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों को व्यथित ढंग से संचालन करवाए जाने का जिम्मा सौंपा है। बीते सोमवार की देर रात भी कंपनी कर्मियों और उप खनिज ले जा रहे एक ट्रक ड्राइवर से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से जमकर मारपीट और लात घूंसे चले और लाठियां तक चल गईं। आरोप है कि माइनिंग कंपनी प्रदेश में भय का माहौल बनाकर ट्रांसपोर्टरों को दबाना चाहती है। ट्रांसपोर्टरों का यहां तक आरोप है कि पुलिस भी माइनिंग कंपनी के दबाव में आकर चालक, परिचालक और ट्रांसपोर्टरों पर मुकदमा सहन कर रही है। देखो, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस खनन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपने प्रयास का एक परिचय दिया है। परंतु परिचय देने के बाद क्या है कि जो समस्या हमारे साथ खड़ी हो रही है वो इस कंपनी को लेके हो रही है। कंपनी का कोई भी क्लियर कट पॉलिसी नहीं बता रहे हैं कि हमने काम कैसे करवाना है। अब काम तो जैसे वो करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन अब काम करते करते गुंडई पे उतारू हो गए। अब गुंडई तो बॉस कोई भी आदमी इस समाज में बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हम व्यापारी हैं, झगड़ा तो हम करना चाहते नहीं है। अब 18 और 19 तारीख को जो घटना घटी है उस विषय पे लेके मैं आपको संज्ञान देना चाहता हूँ कि हम लोग काम करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े का हमारा कोई औचित्य नहीं है। क्या मांगे आप लोगों की? जो एक कंपनी की मनमानी चल रही है, जो परसों 18-19 तारीख की रात में हमारे कंडक्टर के साथ मारपीट हुई और फिर पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई जो की गई, उसका जो है विरोध है। उसी विरोध में हम यहाँ दंड है और कभी प्राइवेट कंपनी का जो है तानाशाही रवैया है और वो यहाँ पर हमारे प्रदेश में गुंडा राज एक किस्म से कायम करवाने का प्रयास कर रही है, जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं। और मैं तो मीडिया के माध्यम से शासन, प्रशासन और पुलिस को कहूँगा कि निष्पक्ष कानून के तहत कार्रवाई की जाए। किसी एक कंपनी के दबाव में आके, मुझे नहीं पता कि क्या दबाव है या नहीं है, पर दबाव में आके जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है उसके
वर्तमान में रामनगर रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य करने वाली संस्था द्वारा रोडवेज परिसर में बरसात के पानी के निकासी को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बरसात के दौरान जहां एक ओर इस पानी से रोडवेज परिसर में जलभराव होने के कारण यात्रियों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रोडवेज परिसर में इस पानी की निकासी पास में दूसरी सड़क पर कर दिया गया, जिससे बरसात का पानी सड़क पर आने के बाद से यहाँ रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद इस क्षेत्र में रहने वाले कई लोग रोडवेज परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा काटते हुए मौके पर एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे को बुलाया। इसके बाद अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण भी किया। पानी की निकासी को लेकर जो बस्ती में पानी जा रहा है उसको लेकर आज आपने निरीक्षण किया है। काफ़ी दिक्कतें हैं लोगों को, किस प्रकार के निर्देश दे रहे हैं? अभी रोडवेज का नया बस अड्डे का निर्माण चल रहा है, जिसमें भरान की वजह से कुछ जो ड्रेनेज था वो बंद हो गया है, उसको खोलने के तत्काल निर्देश दिए हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट कंपाउंड का भी जो पूरा का पूरा पानी है उसकी भी प्रॉपर निकासी नहीं है, जिसकी निकासी के लिए यहाँ पे भी ड्रेनेज बनाया जाना आवश्यक है और उसके लिए उसके तत्काल समाधान के लिए भी संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। कि होता क्या है कि ये रोडवेज का काम चल रहा है, इसका सारा गंदा पानी जो है इन्होंने हमारे मोहल्ले गली में छोड़ दिया है। अब बरसात होने के बावजूद भी 3-4 घंटे पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से मतलब स्कूल के बच्चे जाना हो या मोहल्ले के लोगों ने जाना है, ड्यूटी पे जाना है, वो सब जो है जब मान के चलिए अपने पैरों को भिगो के जूते भिगोते भी जा रहे हैं। तो समस्या बहुत बनी हुई है, लोगों घर को आके पानी बह रहा है, जिसको लेकर आज हमने रोडवेज में मतलब वार्तालाप करी और एसडीएम साहब को मौके पर, तहसीलदार साहब को मौके पर बुलाया हमने, ये साहब भी मौके पर हैं हमारे साथ में। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है हमारे को कि बहुत जल्दी इसका जो ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने नाली बंद कर दी रोडवेज बस अड्डे ने, इसे खोल के इसकी निकासी को हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, अंदर बहा देंगे इस चीज़ को। कालाडूंगी के एक चकलुवा गांव में बरसाती नाला रौद्र रूप दिखाते हुए एक मकान और कई एकड़ जमीन अपने साथ बहा ले गया। निहाल नदी का चकलुवा की ओर रुख करने से विगत वर्षों में लगातार नुकसान हो रहा है। कल रात भी आई बरसाती नाला चकलुवा के रामपुर निवासी प्रेम बहादुर का मकान ढह गया, कई ग्रामीणों की जमीन अपने साथ बहा कर ले गया। वहीं ग्रामवासी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इसी के साथ ये नाला और ग्रामीणों के खेतों को अपने साथ बहा ले गया है, तो वहीं कई ग्रामीणों के खेतों में मलबा भी भर गया, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। वहीं कालाडूंगी उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने बताया कि हमने पटवारी को भेजकर निरीक्षण कराया है, जो घर बहे हैं पीड़ित की मानक के अनुसार उनकी सहायता की जाएगी। आगे पूरा लेटरिन बाथरूम किचन सब ले गए, सामान बगा के ले गए सब। हम बच्चे को लेके उधर को चली गए। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं रहने के लिए थोड़ा बहुत जमीन चाहिए हमको, कहाँ जाए गरीब इंसान। ऐसे करके 1-1 रुपये जमा करके हमने बनाया 6 महीना भी नहीं हुआ, सब चली गए। 8 बजे करीब ये नाला आया तो ये बाथरूम भी चला गया, डिग्गी चला गया, पानी का कनेक्शन था वो भी गया, लाइट का कनेक्शन था वो भी गया, ये गाय का गोट और बकरी का गोट था वो भी गया, 3 शेर था यहाँ पे वो भी गया, अपना घर भी गया। ये देखो आप। तो प्रशासन से कोई लोग? अंदर नहीं हूँ, प्रधान ग्राम सभा प्रधान जी भी आए और गाँव के सब जानने मानने वाले आदमी भी आए, बाकी आए, ये हमें पहचानता नहीं। ग्राम हमारे चकलवा रामपुर क्षेत्र में एक मकान बहने की हमें सूचना मिली थी, जो कच्चा मकान था और हमारे द्वारा इसमें पूरी अपनी टीम भेजी गई थी। हमारे पटवारी थे, हमारे तहसीलदार थे, इनके द्वारा सर्वे किया गया। द्वारा ये बताया गया कि जो इनका कच्चा मकान था वो नाले की ज़मीन पे बना हुआ था और जिसका जो कच्चा था ऊपर से उसमें टीन सेट डला हुआ था। इसमें जो हम लोग जो सरकारी लैंड पे इसमें मुआवजे का जो प्रावधान है वो हम अहेतुक सहायता उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। वर्षा होने के कारण ये नाला तूफान में था और जिससे प्रेम सिंह का मकान बह गया और नीचे लेटरिन बाथरूम भी बहे हैं और काफ़ी काश्तकारों की ज़मीनें कटी हैं, दीवारें गिरी हैं। और मैंने इसके संज्ञान पहले ही माननीय उप जिलाधिकारी कालाडूंगी को समस्त गांव वालों के साथ ज्ञापन दिया था मैडम को, उप जिला नैनीताल जिला अधिकारी को, कि ये इसका पानी जो है भागड़ा नदी और कालीघाट नदी में डाइवर्ट किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर ये थोड़ी बहुत भी पानी कालीघाट और भागड़ा नदी में इसका डाइवर्ट हो जाए तो ये बचाव रुक सकेगा, जो बहुत कटाव हो रहा है, जो आपदा आ रही है, ये रुक जाएगा। नैनीताल के तल्लेताल क्षेत्र में झील में गिरकर डूबने से अधेड़ की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार झील के किनारे बैठा व्यक्ति अचानक झील में गिर गया। अधेड़ को झील में गिरता देख लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने अधेड़ को झील से निकालकर अपने ही वाहन में बीडी पांडे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त नैनी विहार रामपुर रोड हल्द्वानी निवासी हेमंत जोशी के रूप में कर ली गई है। एक पेशेंट है, हेमंत जोशी का नाम है, उसका उम्र का उसका पता नहीं चल पाया है।
की डेथ हुई है पानी में डूबने से। चापी बैंड से ये रिपोर्ट आई है हमारे पास। पेशेंट वहाँ से लाया गया है पुलिस द्वारा एम्बुलेंस। बीती रात भारी बारिश होने के बाद चमोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग कमेड़ा चटवापी पल नंदप्रयाग में मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद में प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग खुलवाया। तो वहीं दूसरी तरफ कर्णप्रयाग में बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। अपर बाजार, ईड़ा बनाड़ी, सुभाष नगर, कोतवाली आवासीय परिसर के पास अनेक भवन खतरे की जद में है। कुछ घरों में भारी बारिश से लोग रात को डर से घरों से बाहर निकल रहे हैं। और दरख्त के पहाड़ों के कारण आज खतरे में है। और यह हर बार की बात है, हर बरसात आती है कर्णप्रयाग शहर को नुकसान होता है, चाहे वो बहुगुणा नगर की बात हो, चाहे वो अपर बाजार की बात हो, सुभाष नगर की बात हो और धंसते हुए ईड़ा बदाणी और पातल की बात हो। लेकिन हर बार हम लोग आवाज़ उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं और लगातार हम लोग पिछले कई वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार यहाँ पर शहर के पुनर्निर्माण के लिए कोई ठोस योजना बनाए, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। और हम पुनः इस बरसात में हुए नुकसान का आकलन करते हुए और पिछली बरसातों में हुए नुकसान का आकलन करते हुए सरकार इस नगर पालिका परिषद के क्षेत्र को बचाने के लिए, इस पुराने शहर को बचाने के लिए सरकार प्रयास करे। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। खबरों का रुख करेंगे जहां पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में रात भर हुई तेज बारिश की वजह से आमखड़ी नाले की दीवार ढह गई। इसकी वजह से आसपास की कॉलोनियों में मलबा भर गया। तेज बारिश और नाले की दीवार ढहने से इलाके में पानी भी भर गया। तो वहीं कई वाहनों को नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी और मलबा भर गया। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में मानसूनी बारिश ने कहर भी मचा रखा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रात भर हुई तेज बारिश की वजह से आमखड़ी नाले की दीवार ढह गई। इसकी वजह से आसपास की कॉलोनियों में मलबा भर गया। तेज बारिश और नाले की दीवार ढहने से इलाके में पानी भर गया। कई वाहनों को नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी और मलबा भर गया है। अधिकारियों के मुताबिक साफ सफाई और नाले की दीवार को फिर से बनाने का काम चल रहा है। इलाके के 86 प्रभावित परिवारों को प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद दी गई है। कल रात लगभग 7 बजे के करीब और आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो अहेतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है और मौके पर ही चेक वितरित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते हल्द्वानी में आंधी और तूफान का अनुमान लगाया है। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा उफान पर है। नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की जिंदगी पर खतरा बढ़ गया है। गांव वालों का कहना है कि अधिकारियों की अनदेखी की वजह से नदी के तटबंध टूट गए और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। उत्तरी हरिद्वार में जलभराव के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया। उत्तराखंड में मानसून का अलर्ट जारी किया गया है। अगर रात में पानी बढ़ा और ज्यादा बारिश हुई तो पानी गाँव के अंदर भी घुस सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से किनारे बसे गांवों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि अधिकारियों की अनदेखी की वजह से नदी के तटबंध टूट गए हैं और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। रात में अगर पानी अधिक आ जाता है, बरसात ज्यादा हो जाती है ऊपर, तो गाँव में घुसने का खतरा बन जाता है। पूरी रात बैठ के काटते हैं लोग बाग। कितने परिवार यहाँ रहते हैं? 700-800 परिवार है। तो क्या प्रशासन से कोई गुहार लगाई आप लोगों ने? लगाई, देख कर चले जाते हैं, कोई करने को तैयार नहीं है। तो कब से भूख उठाव हो रहा है? ये कई साल से हो रहा है। 25-30 फुट आगे थी गंगा जी, गांव की तरफ आ गई। ये भू कटाव तो भाई साहब काफ़ी समय से हो रहा है। इसमें पहले डीएम साहब द्वारा जो है एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी भी इसमें सम्मिलित थे जो सिंचाई विभाग से थे।
सभी ने एक निरीक्षण किया था जिसमें उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें सौंपी। हम लोगों से प्रस्ताव भी मांगे गए थे जिसमें इनके वाया ग्रेड का वो था प्रस्ताव, हम लोगों ने दे दिए थे सिंचाई विभाग को, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अधिकारियों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम शुरू कर दिया है। कि शामपुर की तरफ जो भू कटाव की हमें जानकारी मिली है, इसके लिए सिंचाई विभाग को 2 दिन पूर्व ही सूचित कर दिया गया, उनको बता दिया गया इसमें कार्रवाई करें। उनके द्वारा कई जगह के एस्टिमेट्स भी बनाए गए हैं जिनका वहाँ पे बाढ़ सुरक्षा के कार्य हैं वो गतिमान भी वो बता रहे थे, और इसके अंदर कौन कौन से कार्य भविष्य में किए जाएंगे उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गाँव वालों के हम लोग लगातार टच में हैं ग्राम प्रधान वगैरह के माध्यम से, तो इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। गांव वालों को उम्मीद है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा और नदी के पानी को गांवों में घुसने से रोकने के पुख्ता इंतजाम करेगा ताकि सैकड़ों लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। तो वहीं बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां दून नगर निगम के अनुभाग ने 1937 से लेकर 2004 तक की कर निर्धारण सूचियों का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया है। इसके फायदे से ये होंगे कि आवेदकों को दाखिल खारिज के लिए पुराने रिकॉर्ड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब एक क्लिक पर ही उनको विवरण मिल जाएगा। नगर निगम के कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि लोग नगर निगम में दाखिल खारिज से जुड़े रिकॉर्ड पाने के लिए आते हैं। अब तक कर अनुभाग में आवेदन के पुराने रजिस्टर खंगालकर रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाते थे, लेकिन हाउस टैक्स धारकों की सुविधा के लिए अब डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। आवेदकों को अब कर अधीक्षक और टैक्स इंस्पेक्टर की मदद से समय से विवरण मिल सकेगा। नगर निगम के मुताबिक 50,000 से ज्यादा संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड हो चुका है। शेष काम भी पूरा किया जा रहा है। देखिए, पूर्व में जो नगर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जितने भी कर विभाग के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए, और जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए जो हमारा कर निर्धारण सूचियां हैं जो कि हमारे पास 1937 से लेके और अब तक की संरक्षित हैं, तो इसी क्रम में हमने इन्हीं कर निर्धारण सूचियों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। और नगर निगम के स्तर से एक सॉफ्टवेयर का निर्माण भी किया गया है जिसमें जो भी इसमें मैटर कंटेंट हमारा डिजिटलाइज हुआ है उसको इजीली जो है हम लोग देख सकते हैं। और विगत 15 अगस्त को इस चीज़ का हमने शुरुआत नगर निगम ने की थी, तो इसके माध्यम से देखने में आता है कि जो आम जनता है जो कई बार अपनी प्रॉपर्टीज़ का पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए नगर निगम में लगातार आते हैं, तो इसमें समय अधिक लगता था पूर्व में। तो आज की डेट में हम लोग जो भी हमारी कर निर्धारण सूचियाँ हैं उसको ईजीली बहुत हम लोग देख सकते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगरपालिका अल्मोड़ा अब नगर निगम बनने जा रही है। प्रदेश सरकार अल्मोड़ा नगरपालिका को नगर निगम बनाए जाने की मंजूरी दिए जाने के बाद अब तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। नगरपालिका के अधिकारी नगर निगम की तैयारी का डाटा तैयार करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि नगरपालिका अल्मोड़ा में अभी तक 13 वार्ड हुआ करते थे। नगर निगम बनाए जाने के बाद अब ये 40 वार्ड हो जाएंगे। लोगों का मानना है कि नगर निगम बनने के बाद अल्मोड़ा में विकास होगा, क्योंकि नगर निगम में की जाने वाली धनराशि नगरपालिका की अपेक्षा काफी अधिक होती है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। अल्मोड़ा नगर निगम बनाए जाने का स्वागत करते हुए पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि वो सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन केवल क्षेत्रफल और जनसंख्या को मानक मानते हुए नगर निगम न बनाया जाए। पहाड़ी जनपदों में नगर निगम के मानकों में सरल बनाते हुए विकास को मानक बनाया जाए, तभी इसका फायदा भी मिलेगा। देखिए, माननीय कैबिनेट के निर्णय के अनुपालन में शासन द्वारा नगर पालिका अल्मोड़ा के संपूर्ण क्षेत्र को नगर निगम अल्मोड़ा बनाए जाने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है, और शीघ्र ही अल्मोड़ा नगर पालिका के क्षेत्र को नगर निगम अल्मोड़ा बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। जिस क्रम में पूर्व में हमारे 13 वार्ड थे, उन 13 वार्ड का आगामी नगर निगम के में क्षेत्र हमारे वहाँ बन रहा है, उसमें निर्वाचन के लिए 40 वार्डों में उसका परिसीमन का कार्य भी गतिमान है। हम क्षेत्रफल और जनसंख्या को मानक नहीं बनाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग से हम ये अपने कैबिनेट का फैसला करें अथवा विधानसभा में इसको लें, किस तरीके से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं, हमें पर्वतीय क्षेत्रों की नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को, नगर निगमों को रियायत देनी होगी। हमें सबसे पहली समस्या जो कर्मचारियों का वेतन सबसे बड़ी हमारी समस्या है। मैं नगर पालिका में रह चुका हूँ, मैं नगर पालिका के सभासद के रूप में लंबे समय तक सेवा कर चुका हूँ। मुझे पता है अल्मोड़ा नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों का वेतन की है। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।